नेक्स्ट निकालिए मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस में कल हम आप लोगों को ओपन स्पेयर के बारे में बता के एक एग्जाम्पल कराए थे, ठीक है। ओपन स्पेयर में हम आपको ये बताए थे कि एक्चुअली में ओपन स्पेयर होता क्या है। कहा था स्पेयर मतलब गोला। एक गोले को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, एक सेंटर और एक उसका रेडियस। अगर हमारे पास सेंटर और रेडियस है तो तुरंत हम एक स्पेयर को डिफाइन कर सकते हैं। फिर तुरंत हम अपनी बात से पीछे आ गए थे। हमने ये कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है ओपन स्पेयर हमेशा गोला या सर्किल हो, ठीक है, वो कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मतलब आपने देखा था कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में वो एक ओपन इंटरवल मिल रहा था, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में वो एक पॉइंट या एक पूरा का पूरा स्पेस मिल रहा था। आज हम लोग अलग मैट्रिक स्पेस में इसकी चर्चा और करेंगे। आप नोट्स ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना, तब तक केवल आज उतारने वाला काम करिए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या उसमें क्लोज्ड स्पेयर बाकी रह गया था ना डिस्क्रीट में। ओपन स्पेयर बताए थे, क्लोज्ड स्पेयर बाकी रह गया था। लिखिए हेडलाइन डालिए क्लोज्ड स्पेयर, हेडलाइन डालिए क्लोज्ड स्पेयर, इसी में हेडलाइन डालिए क्लोज्ड स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर। आप पढ़ी हुई है कभी राजन सर से? यूनिवर्सिटी में नहीं देखी है राजन सर को? कभी उनके केबिन में गई हैं? जीपी सर के गई हैं? वहीं बैठते हैं वो, उन्हीं के केबिन में बैठते हैं। ये राजन नाम है। जैसे हम पढ़ाते हैं उसी ओहदे के साथ वो पढ़ाते हैं। एमएससी में पढ़ाए। हाँ, बीएससी सेकेंड ईयर में इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर में डीजी नहीं है, डीजी नहीं है, ये नहीं था, रियल नहीं था, रियल नहीं, ये मैट्रिक स्पेस नहीं है। मैट्रिक स्पेस की भी 1-2 क्लास उन्होंने ली थी, ठीक है। अब जब आएंगे तब देखिएगा, तब पहचानेंगे कि यूनिवर्सिटी में देखा है कि नहीं। देखिए क्लोज्ड स्पेयर, कल आपको हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पढ़ाए थे। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में कहते हैं कि x, d हमारा कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि dx, y को डिफाइन करने का तरीका क्या क्या था, बोलिए। पहला 1, दूसरा ये कब होता है, वेरी गुड, ये कब होता है, ठीक है। ये आपको डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की परिभाषा बताई गई थी। अब देखिए क्लोज्ड स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर की परिभाषा, स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर को ऐसे लिखते हैं, स्पेयर स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्पेयर। क्लोज्ड के लिए क्लोज्ड डब्बा बनाते हैं, ओपन स्पेयर के लिए ओपन डब्बा बनाते हैं। इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। क्या पढ़ते हैं? क्लोज्ड स्पेयर विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर इज द collection of all those point of space whose distance from center A less than or equal to R। वेरी गुड, लेस देन और इक्वल टू R, ये परिभाषा लिखने का तरीका। ये पहला टॉपिक हमने पढ़ाया है। अब 2-3 लेक्चर और लेट होती तब नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि ओपन स्पेयर से मैट्रिक स्पेस की जान शुरू हुई है। पहला टॉपिक यही है ओपन स्पेयर। अब यही सब कहानी ऐसे गोल 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 घूमेगी और गोल 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 घूम के आपको उलझाती है। जैसे ही ये खत्म होगा, एक सेक्शन पूरा, एक चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब इसी में आपको पढ़ना है ओपन स्पेयर, क्लोज स्पेयर, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, मतलब जो पूरी कहानी 25 नंबर की अब वो शुरू हो रही है, ठीक। देखिए दिस इम्प्लाइज, कल आपको बताए थे ये एक अकेला मैट्रिक स्पेस है जिसमें कितने केस बनते हैं? 3। पहला केस r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, दूसरा r इक्वल टू 1, तीसरा r ग्रेटर देन 1। 3 केस में क्या क्या कहा गया था? अगर ये 0 हो और ये 1 हो तो r नेगेटिव होता है यार, r कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो r ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, r इक्वल टू 1, r ग्रेटर देन 1। कितने केस बन गए? 3।
इन्हीं 3 केस की चर्चा करेंगे। ये एक अकेला मेट्रिक स्पेस है जिसमें कुल मिला के कितने केस मिलते हैं? 3 केस मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए केस 1, इफ r लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, r 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में कोई मान बोलिए, 1/2 ले सकते हैं। r 0 और 1 के बीच में एक मान क्या ले लिए? 1/2, जैसे कल लिया था। एज्यूम r इज इक्वल टू 1/2, क्लियर। देन SAR is equal to x belongs to x dxa less than or equal to 1/2, ठीक। dxa का केवल 2 मान हो सकता है, 1 और 0। dxa का केवल 2 मान हो सकता है, 1 और 0, लेकिन हमको वो मान चाहिए जो 1/2 से छोटा हो। 1/2 से छोटा 1 है कि 0? 1/2 से छोटा कौन है? ये कि ये? 0, तो ये हटा देंगे। dxa का 2 मान हो सकता है, 1 और 0, लेकिन हमको इसका वो मान चाहिए जो 1/2 से छोटा हो और बराबर हो। 1/2 से छोटा और बराबर नहीं होता है। कौन होता है? 0 1/2 से छोटा होता है। तो हम 1 को नहीं लेंगे, बल्कि किसको लेंगे? 0 को। बल्कि किसको लेंगे? 0 को। 0 मान तब मिलता है जबकि ये दोनों आपस में बराबर हो। 0 मान तब मिलता है जबकि ये दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। तो 0 मान तब मिलेगा जबकि ये दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x बराबर a। क्लियर है? कल आपको एक थ्योरम बताए थे, कहते इफ x बराबर a तो इफ एंड ओनली इफ के साथ मिलता है x बिलोंग्स टू सिंगलटन a। ये थ्योरम होता है, ये बताया गया था। ये आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। इसका इस्तेमाल करेंगे तो मिलेगा x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू सिंगलटन a। फिर कहते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, x इंटरसेक्शन सिंगलटन a। जैसे इंटरसेक्शन लेंगे क्या मिलेगा? सिंगलटन a। मतलब जब हम क्लोज्ड स्पेयर को बनाते हैं तो इस केस में भी सिंगलटन सेट मिलता है, और उस सिंगलटन सेट में कुछ और नहीं बल्कि उसी का सेंटर होता है। क्या होता है? उसी का सेंटर होता है। क्लियर हुआ ये केस? कल की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। लिखिए क्लोज्ड स्पेयर, लिखिए क्लोज्ड स्पेयर SAR, ये क्लोज्ड स्पेयर, बस इतना ही, SAR विथ सेंटर स्मॉल a belongs to x, with center small a belongs to x and radius small r greater than 0 and radius small r greater than 0 is defined as, and radius small r greater than 0 is defined as following 3 cases, as defined as following 3 cases. केस 1 उतारिए।
अच्छा, आप लोगों को क्या कन्वीनियंट रहेगा, रोज़ 1 घंटा या 3 दिन 2-2 घंटा? सर से हमने उनको बोला यही है कि आप 3 दिन बल्कि 2-2 घंटा ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक। 1 घंटे में दरअसल लेक्चर कुछ कवर नहीं होता है। 1 घंटा तो कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग है सर, ठीक है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइंग है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी ट्राई कर रहे हैं। इनसे आप लोग कंपटीशन के बारे में भी अपने पूछ सकते हैं, जैसे नॉलेज इनको बहुत अच्छा है। अभी चूँकि ये हाल ही में तैयारी करके आए हैं नेट जेआरएफ की, तो मतलब हाल में ही इन्होंने क्वालिफाई किया 2 साल के अंदर अंदर, तो इनका सब कुछ अभी फ्रेश है। भाई हम लोग को तो क्वालिफाई किया हुआ 8-8 साल हो गया, ठीक है, 8 साल पहले 2012 में मेरा क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई था, तो बहुत साल हो गया, 10-8 साल हो गया, तो उतना अब ध्यान नहीं रहता। लेकिन इन लोगों से इधर के रिसेंट के क्वालिफाई है तो नॉलेज अच्छा है, कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ये अभी। यूनिवर्सिटी की वैकेंसी निकलती है, जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय की वैकेंसी 2018 में निकली थी 30 साल बाद, तो ये वैकेंसी आती है। जब वैकेंसी आएगी तब तो आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से अपने यहाँ वैकेंसी थी नहीं, होगा कैसे, सब वही हैं। देखिए नेट जेआरएफ करने के बाद रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च करने के बाद आप अप्लाई करने लायक होते हैं। जैसे अगर मेरा रिसर्च नहीं हुआ होता तो हम तो वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं हुई मेरे लिए, क्योंकि वो वैकेंसी उन्हीं के लिए निकालते हैं जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुए या जो रिसर्च कर चुके हों। अरे इंडिया में बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, अब जैसे बिहार यूनिवर्सिटी का आया हुआ है, तो सर वही कह रहे थे कि हमने डाला है वहाँ पे, तो हम जा रहे हैं। हम कि अगर आप जाएंगे भी तो पिछले साल नेक्स्ट ईयर से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, अगर ईश्वर की कृपा रही आपका हो भी गया तो अगले साल ही ज्वाइन करेंगे। क्या सही बात है, तो ये साल तो निकल जाएगा ना। और ये पहले से पढ़ाए हुए भी हैं, एक कोचिंग चलती थी वहाँ पे ये पढ़ाए हुए, तो इनको एक्सपीरियंस है हाउ टू टीच। जहाँ ये पढ़ाते थे वहीं पीयूष जायसवाल भी पढ़ाते थे, ठीक है। फिर पीयूष जायसवाल से सारे सब्जेक्ट छीन करके इनको दे दिया गया था, ठीक है। दिग्विजय नाथ में आपके हैं पीयूष जायसवाल, CSIR नेट जेआरएफ, ठीक है। तो मतलब टीचिंग इनकी बहुत अच्छी है। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जानते बहुत ज़्यादा लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इनके साथ क्या है कि जानते भी अच्छा है, डिलीवर भी करना जानते हैं। सबसे बड़ी बात आप लोग से एक इनका कांटेक्ट भी बने। जैसे हम लोग की क्या आदत है, पढ़ाते तो बातचीत करते रहते हैं कि आपका माइंड सेट क्या है, इनकी भी वही आदत है। बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं, अजय सर, पीयूष सर, ये लोग इंटरेक्ट नहीं होते हैं, आए बोले चले गए, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम भी है इनके साथ, तो ये लोग बहुत अच्छे टीचर के रूप में नहीं उभर पाए, ठीक है। तो टीचर की क्वालिटी को पकड़िए। टीचर वही अच्छा है जो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाए, इंटरेक्ट हो, ढंग से पढ़ा पाए, आपको बात समझा पाए और जिसका पढ़ाया हुआ एग्जामिनेशन में आ जाए, ठीक है। तो वो सब क्वालिटी इनके अंदर है, इन्होंने पढ़ाया है, काफ़ी साल पढ़ाया है, ठीक है। चलिए लिखिए, केस 1 हो गया, केस 2, केस 2, चलिए देखिए केस 2। केस 2 में आप कहेंगे, कल जैसे केस 2 में आपने लेकर के चला था, कहते थे इफ r इज इक्वल टू 1, इफ r इज इक्वल टू 1 देन, देखिए देन SAR निकालेंगे, कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस whose distance from center A is less than R or equal to R, less than or equal to R, is equal to x belongs to x, dxa, R का मान 1 लेकर के चल रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक, इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x, dxa के कितने मान हो सकते हैं, कौन कौन सा, 1 और 0। हमको तो वो मान चाहिए जो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। ये 1 के बराबर है तो इसको लेंगे, ये 1 से छोटा है
तो इसको भी लेंगे, मतलब इस केस में हम इन दोनों मान को लेंगे। इन दोनों मान को लेने का मतलब कल आप लोगों को हम पूरी इसकी स्ट्रैटेजी समझाए थे। ये कमरा है, ये कैपिटल एक्स है, यहाँ दो चीज़ वैलिड है। मेरे से डिस्टेंस 0, मेरी इनसे डिस्टेंस 1, मेरी इनसे डिस्टेंस 1, मेरी उनसे डिस्टेंस 1, मेरी उनसे डिस्टेंस 1, मेरी बाकी सबसे डिस्टेंस 1। हमको 0 डिस्टेंस के पॉइंट को भी लेना है और 1 डिस्टेंस के पॉइंट को भी लेना है। तो 0 में हम भी आ गए, 1 में आप सब आ गए, मतलब ये पूरा कमरा आ गया। ये पूरा कमरा मतलब पूरा का पूरा स्पेस आ गया। तो इस केस में आपको मिलेगा स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, फिर x का x से इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा x, जैसे कल मिला था। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में या तो पूरा स्पेस मिलता है या सिंगल्टन सेट मिलता है, और सिंगल्टन सेट में भी केवल एक ही पॉइंट होता है, वो कुछ और नहीं बल्कि उसका सेंटर होता है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में केवल 2 ही चीज़ मिलता है, या तो पूरा का पूरा स्पेस मिलता है या फिर आपको एक सिंगल्टन सेट मिलता है। और सिंगल्टन सेट में क्या होता है, एक पॉइंट होता है। जब आप 1 को लेते हैं तो पूरा कमरा मिलता है, जब 1 को छोड़ते हैं तो सिंगल्टन सेट मिलता है। 1 को लेंगे पूरा कमरा, 1 को ड्रॉप कर देंगे तो सिंगल्टन सेट जिसमें केवल और केवल क्या होता है, उसका सेंटर होता है। क्लियर है? तो इस केस में आपको पूरा का पूरा स्पेस मिलेगा, दैट इज SAR इज इक्वल टू कैपिटल X। ठीक है, उतारिए। आपके साथ के और बच्चों ने ज्वाइन कर लिया कोचिंग? कहाँ पे? चलिए, आप नहीं गई? गई थी बेला? हो जाएगा। तो वहाँ नहीं ज्वाइन किया आपने? क्यों? दूर की बात नहीं है, देखिए मेन क्या है ना, वो कोर्स कंप्लीट करा ले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस मेन चक्कर उनके साथ कोर्स का भी, जैसे राजन सर से भी बात हो रही थी तो यही हमने कहा, बोले कि मैम आप बेला छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? नहीं, ये चीज़ उनकी वास्तव में बहुत ख़राब है कि मतलब, और ये चीज़ जानती हैं, ये चीज़ शुरू से है, जब हम पढ़ते थे तब से है। हम जब टीचिंग ज्वाइन की, इनको लाख समझाए कि सर आप क्लासेस बढ़ा लीजिए, ठीक है, मतलब बच्चों को 2 शिफ्ट में बुला लीजिए, सुबह शाम कर लीजिए, लेकिन ऐसे चक्कर क्या चल नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग कम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। इस साल जो सबने छोड़ा ना, ये सबकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी। हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब हम लोग को लगता ही नहीं हम लोग की ज़िंदगी हम लोग की है। चक्कर क्या है, हम लोग का तो मंडे टू सैटरडे तो वैसे ही हम लोग का फिक्स है, बहुत वर्किंग डे, संडे को आप पूरा ले लेते हैं। पागल हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों के साथ नहीं, हम लोग के साथ भी होता है। अभी वही यही मुंह के शब्द थे राजन सर के कि मैम वहाँ पे एकदम जानवरों जैसा बर्ताव होता है। आप ये सोचिए, हम लोग का मंडे टू सैटरडे एकदम पैक होता है, हम लोग परिवार वाले हैं, और हम क्या, हर बंदा परिवार वाला है, जिसके बाल बच्चे हैं, बीवी है या जिसका हस्बैंड है। हम लोग मंडे टू सैटरडे फुल डे काम करते हैं। 6 बजे वहाँ जाते थे, वहाँ से 6 से 9 पढ़ाते थे, वहाँ से फिर हम लोग यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी से हम लोग फ्री होते थे, फिर वहाँ शाम को पढ़ाते थे। मतलब हम लोग का सुबह 6 से लेकर के 8 तक बेला में पैक। संडे अगर हमको एक दिन दिख रहा है, संडे आप पूरा पैक कर दिए, अंत में जाते जाते और पैक कर दिए। तो
कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे टीचर हो, सबको एक दिन खुद के लिए चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ने पढ़ाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। अब आप ही लोग हैं तो आपके भी जिम्मे में 10 काम होगा। आपको ये रहेगा पापा संडे को कर देंगे, संडे ऑफ है, मम्मी संडे को कर देंगे, ऑफ है, बहुत जिम्मेदारी होती हैं। तो एक दिन कुछ नहीं सही तो खुद के पढ़ने के लिए भी चाहिए। हम कहते हैं वो संडे का टाइम आप एक दिन पहले फिक्स कर दीजिए ना। संडे को आप 2 से 3 घंटा बैठाएंगे, 3 घंटा 3 दिन इधर फिक्स कर दीजिए। अगर हम आपको यहाँ 5 घंटा बैठा रहे तो हम संडे को ऑफ दे रहे हैं। एक दिन आना नहीं खलेगा, रोज़ आना ज़्यादा खलता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत रहता है। चलिए लिखिए नीचे से केस 3। ठीक है, अपनी अपना सेटिस्फेक्शन लेवल है, पढ़ने वाले देखिए वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपना अपना सेटिस्फेक्शन का लेवल है। हम भी वहीं पढ़े हुए हैं, हम क्यों वहाँ की बुराई करें भाई। मेन क्या है, उस जैसी संस्था कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, जिस दिन उस जैसी संस्था हो जाएगी ना, बच्चे ये छोड़ देंगे। ये लिख लीजिए आज हमसे, चाहे इस जैसी संस्था 10 साल में बने, 15 साल में बने, लेकिन जिस दिन इस जैसी संस्था एक बन गई ना ढंग के लोगों की, अपने आप ये खाली हो जाएगा। ये लिखवा लीजिए हमसे कहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं। आप ये सोचिए, हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग को पंखा नसीब नहीं होता था। भरी गर्मी में हमको याद है, हम टप टप पसीने के साथ पढ़ाए हुए हैं। और हम जब घर आते थे तो मेरे घर वाले यही कहते थे, तुम मरी जा रही हो वहाँ पढ़ाने के लिए, तुमको क्या कमी है जो तुम वहाँ पे जाके इस तरह से पढ़ा रही हो। मतलब सूरज की रोशनी का आना, बिना पंखे के खड़े होके पढ़ाना, 4-4 घंटा पढ़ाना, इंसान मर जाए, वो स्थिति हम लोग की होती थी। आप लोग तो बैठते थे पंखे के नीचे, हम लोग की स्थिति सोचिए, लगातार बोलना, गर्मी में पढ़ाना, खाने पीने को कुछ नहीं, मतलब इंसान पागल हो जाए, एकदम पागल हो जाए, पागलों वाली स्थिति थी बिल्कुल। बहुत स्थिति। एक दिन तो विष्णु सर तो वो कट गए थे, झगड़ा कर लिए थे, नए नए आए थे। हम ही आगे बैठे थे, लेट आए बच्चे, हमको उठा कर पीछे कर दिया, जो लेट में आए उनका अपने आगे बैठा दिए। और वही जब लेट में बच्चे आते थे तो क्लास छोड़ कर भाग जाते। देखिए एक बात बताएं, 2 बात होती है। एक होता है जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो परिवार चला रहा है, वो कुत्ते के लिए काम भी करेगा लेकिन जाएगा, क्योंकि उसको परिवार चलाना है। जो इस साल हुआ है, बेला की पूरी टीम बेला छोड़ दी, फिर वहाँ गई कुछ लोग, क्यों? क्योंकि उनको परिवार चलाना, उनके अंदर खुददारी नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी सोच है भाई, जो गिर सकता है वो गिर रहा है, सबके अंदर एक खुददारी नहीं होती है ना। जो गिर रहा है वो गिर रहा है, तभी तो सब संस्था चल रही है। गिरने वालों से भी चल रही है, उठने वालों से भी चल रही है, सबसे चल रही है। चलने दीजिए, देखा जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा, लेट r इज ग्रेटर देन 1। r ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा कोई रियल नंबर बोल डालिए। 2, एज्यूम r इज इक्वल टू 2। अगर हम r का मान 2 लेंगे तो 2 जाहिर सी बात है 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, SAR इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर A लेस देन R इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू x dxa लेस देन 2। ठीक, फिर वही चीज़, इसका 2 मान हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। हमको इसका वो मान चाहिए जो 2 से छोटा हो। 0 भी 2 से छोटा है, 1 भी 2 से छोटा है, हम 0 को भी लेंगे, हम 1 को भी लेंगे, और अभी हम आप बताएं जैसे ही हम 1 को लेंगे पूरा का पूरा स्पेस मिलेगा। वेरी गुड, पूरा का पूरा स्पेस मिलेगा, मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x। जैसे ही x का x से इंटरसेक्शन लेंगे क्या मिलेगा, x। तो आपने कल क्या देखा था, ओपन स्पेयर में स्टार्टिंग के 2 केस, ओपन स्पेयर में स्टार्टिंग के 2 केस सिंगलेटन A आए थे, तीसरा केस x आया था। यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला केस सिंगलटन A आया, बाकी के दोनों केस क्या आए हैं, x आया है। तो ये याद करना पड़ेगा। ओपन स्पेयर यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल होता है,
क्लोज्ड स्पेयर, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड इंटरवल होता है। ओपन स्पेयर, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सिंगल्टन सेट या पूरा स्पेस होगा। क्लोज्ड स्पेयर, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में सिंगल्टन सेट या पूरा स्पेस होगा। यहीं तक बस अभी पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक का पूरा आपको बता दिए। क्लियर? लिखिए केस 3। हो गया भाई? आगे बढ़े। जब आप यहाँ से जाएंगे सेशन ख़त्म करके अपना, तो आप ये विश्वास अगर ज़रा भी मेरे ऊपर होगा तो ये सोच के जाइएगा अगर आपको कुछ अच्छा ही मिला। एक तो आपका कोर्स हम टाइम से कंप्लीट कराएंगे, हम पहले ही कह दिए जिम्मेदारी मेरी। और दूसरी चीज़, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि बड़ी संस्थानें हों या छोटी संस्थानें आप क्या लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पीछे ये जो रेगुलर की मेहनत हो रही है 3-3 घंटे की, हम चाहते हैं हम भी 1 घंटा चलाते, भाई 1 घंटा चलेगा जैसे बाकी संस्थानों में चलता है। क्यों मेहनत हो रही है? इसीलिए मेहनत हो रही है कि तब का कोर्स अब कंप्लीट हो जाए। जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमको ये डर नहीं है कि हम पीछे चल रहे हैं, अब हम एकदम बराबर से चल रहे हैं। और अगर आप मेरा पेपर रोज़ पढ़ लिए यहाँ 2 घंटा, वहाँ एक पेपर 2 घंटा पढ़ते थे, यहाँ आपने 6 घंटा पढ़ लिया। 1 घंटा भी अगर आपने पढ़ा तो आप एक पेपर 1 हफ्ते में वहाँ 2 घंटा पढ़ते थे, यहाँ हमने आपको 6 घंटा पढ़ा दिया। कहाँ 2 कहाँ 6 घंटा, ये आपका ऐसे ही मैनेज हो गया, ठीक है। तो ये आप विश्वास करके जाइए कि मैथ्स में आप कुछ अच्छा ही लेके जा रहे हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी हमने शुरू कराया है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में हमने 1 घंटे का केवल लेक्चर दिलवाया है, नोट्स PDF दिलवाया है, जिससे कोर्स समय रहते कंप्लीट हो जाए। तो आप जो भी लेकर के जाएंगे अच्छा ही लेके जाएंगे, क्योंकि हम क्या बोले, हम अपने लिए अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्था के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में हमको अगले साल इसको मार्केट में इस्टेब्लिश करना है। इस साल तो ये रिस्पॉन्स आ गया, हम तो यही सोचे थे कि यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बस थोड़े से बच्चों को पढ़ा देंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्स आ गया कि मेरे पास 3rd ईयर के ही 20 बच्चे इकट्ठा हो गए, ठीक है। हम इतने अच्छे का रिस्पांस की उम्मीद नहीं किए थे। फिर आप ही में से वही बच्चे हमको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए प्रोवोक करने लग गए, तब हम टीचर बुला के इतना हेडक ले रहे हैं, वरना हमको इस साल इतना लेवल तक पहुंचाना ही नहीं था। कोविड का टाइम था, यही था कि भाई ठीक है 2-4 पढ़े, बात ख़त्म हो गई, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिस भी वजह से मिला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नेक्स्ट लिखिए, डिस्क्राइब, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब open sphere of unit radius, describe open sphere of unit radius, open sphere of unit radius about origin 0,0, about origin 0,0 for each of the following matrices, for each of the following matrices in the plane R square, for each of the following matrices
इन द प्लेन आर स्क्वायर। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट d1xy इज इक्वल टू d1xy इज इक्वल टू d1, यहाँ देखिए 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में x की जगह क्या लिखाएगा, x1 x2, y की जगह क्या लिखाएगा, y1 y2, है ना। आर स्क्वायर का मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन होगा तो यहाँ पे 2 आएंगे, 3 डायमेंशन होगा तो 3 आएंगे, 4 डायमेंशन होगा तो 4 आएंगे, n डायमेंशन होगा तो n आते हैं। 2 आर रियल नंबर का 2 बार गुणा कर दिया तो आर स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशन। जैसे ये कमरा आपका, ठीक है, देखिए x की जगह मान रखेंगे तो आएगा x1 x2, y की जगह मान रखेंगे तो आएगा y1 y2 इज इक्वल टू x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। इस साल के MSc एंट्रेंस में आया था ये। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में मैट्रिक। यही सवाल ही था, विच वन लेट इन 2 डायमेंशन स्पेस R2 वेयर x इज इक्वल टू उतना, y इज इक्वल टू इतना, देन द मैट्रिक्स विच डिफाइन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज। 4 ऑप्शन थे, एक ये ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये था, इज इक्वल टू d2 x1 x2 y1 y2 इज इक्वल टू, दूसरे में मैक्सिमम वाला अंडर रूट वाला था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यूक्लिडियन मैट्रिक है ये, पढ़ा चुके हैं पीछे। और तीसरा d3xy इज इक्वल टू d3 x1 x2 y1 y2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2। और एक ऑप्शन इसमें और दे रखा था पावर p करके, मिन्कोवस्कीज वाला, और पूछा था कि कौन सा ऐसी मैट्रिक है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करती है। ये डिफाइन करती है, ठीक है, बता दी क्योंकि MSc में आया हुआ अभी जस्ट 3-4 दिन पहले हुआ एंट्रेंस, ठीक है। पहली वाली है यही जो है आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करती है, डिफाइन करती है, ठीक है। उतारिए ये तीनों। हो गया। नहीं, हम बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन में ये पूछा था कि इसमें से कौन सा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करता है, तो पहला वाला डिफाइन करता है। यहाँ पे तो हमको ओपन स्फीयर को ढूंढ के निकालना है इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। आइडिया के लिए बता रहे हैं कि ये आया था इस तरीके से।
हो गया। चलिए देखिए, डालिए प्रूफ। पहला पॉइंट डालिए इसमें। देखिए सवाल में आपसे क्या कहा है, ओपन स्पेयर ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 1। अबाउट ओरिजिन मतलब सेंटर क्या होना चाहिए, 0,0। तो आपको बताना है कि किस किस इन तीनों मैट्रिसेस में ओपन स्पेयर कैसा बनकर आएगा। जैसे भी हम जिक्र कर रहे थे, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल होगा, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड स्पेयर क्लोज इंटरवल होगा, जो हम लोग ने कल देखा था। फिर हमने देखा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ये सिंगल्टन सेट होगा या कि तो पूरा का पूरा स्पेस होगा। अब हम इस पे देखेंगे कि क्या होगा। पहले देख लीजिए कैसे करेंगे। D1 हमको दे रखा है, D1 x1, x2, y1, y2 इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। ठीक, हमको एक ऐसा ओपन स्पेयर चाहिए जिसका सेंटर 0 और जिसकी रेडियस 1 है। ठीक, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले में लगाने चल रहे हैं। कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है x बिलोंग्स टू कैपिटल X whose distance from the center 0 is less than r। ठीक, इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू कैपिटल X की जगह आपको दिया गया है r², d की जगह आपको दिया गया है D1 ब्रैकेट। चूंकि 2 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं तो x का मान कितना होगा, x1 x2 0 का मान सवाल में ही दिया गया है, ओरिजिन है तो 0,0, लेस देन r का मान आपको दिया गया है 1। ठीक, इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r², इसका मान इससे नोट करेंगे तो आएगा मॉड x1 माइनस 0 प्लस मॉड x2 माइनस 0 लेस देन 1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r² मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 लेस देन 1। ये s0,1 का मान हो गया। अब हम इसी की ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग के लिए देखिए कितनी सारी चीज़ें बनेंगी, कितने केसेस बनेंगे, क्या क्या नंबर है हमारे पास, x1 और x2। x1 और x2 रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। कहते हैं कोई भी नंबर, रियल नंबर 3 ही मान रखता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। x1 का मान या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो वो ओरिजिन से मैच कर जाएगा। ठीक, इसलिए x1 का मान ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। x1 का मान या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। वही कंडीशन x2 के साथ, x2 का मान भी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। ठीक, 4 केस बन सकते हैं, या तो x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन 0 हो, या तो x1 और x2 दोनों लेस देन 0 हो, या तो x1 ग्रेटर देन 0 हो, x2 लेस देन 0 हो, या तो x1 लेस देन 0 हो और x2 ग्रेटर देन 0 हो। क्या क्या 4 केस बने, x1 भी ग्रेटर देन 0 हो, x2 भी ग्रेटर देन 0 हो, x1 लेस देन 0 हो, x2 भी लेस देन 0 हो, x1 ग्रेटर देन 0 हो, x2 लेस देन 0 हो, या फिर x1 लेस देन 0 हो और x2 क्या हो, ग्रेटर देन 0। इसके अलावा 4 केस कोई और आप सोच लीजिए बन पाए तो। इसके अलावा कोई 4 केस और कोई बन पाएगा नहीं। तो अब हम इन चारों केसेस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 1 पे। चलिए केस 1, केस फर्स्ट में हम मान लेंगे लेट x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0, देन
आपको पता है जब x1 ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x1 का मान x1 के बराबर आता है, और जब x2 भी ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड x2 का मान भी x2 के बराबर आता है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इस केस में इक्वेशन 1 से मिलेगा S0,1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर x1 प्लस x2 लेस देन 1। ठीक है, केस 2 देखिए। केस 2 में हम कहेंगे, केस 2 लेट x1 greater than 0 and x2 less than 0, x1 greater than 0, x2 less than 0, then इस केस में मॉड x1 का मान तो x1 के बराबर आएगा, मगर मॉड x2 का मान माइनस x2 के बराबर आएगा। सेटिस्फाई है मेरी बात से? जब x1 पॉजिटिव होता है तो मॉड x1 का मान x1, लेकिन जब x2 नेगेटिव होता है तो मॉड x2 का मान माइनस x2। फॉर एग्जाम्पल -4 लिखा है मॉड में, इसका मान कितना आएगा 4 ना, माइनस ऑफ -4। अगर मॉड में आने वाली संख्या नेगेटिव थी तो हमने उसके आगे माइनस लगा दिया, अगर मॉड में आने वाली संख्या नेगेटिव है तो हमने उसके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 से आपको मिल जाएगा S0,1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर मॉड x1 प्लस मॉड x2, मॉड x1 प्लस की जगह माइनस x2 लेस देन 1। ठीक है, मॉड x1 की जगह x1, मॉड x2 की जगह माइनस x2, प्लस माइनस मिल करके माइनस लेस देन 1। क्लियर। केस 3, लेट x1 लेस देन 0 एंड x2 लेस देन 0, देन दोनों छोटा होगा तो मॉड x1 का मान माइनस x1, मॉड x2 का मान माइनस x2। क्लियर है? क्लियर है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 से आपको मिल जाएगा S0,1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। समझ में आ ही रहा होगा ये कैलकुलेशन अब? क्यों भाई? ठीक है। केस 4th, केस 4th में देखिए, लेट x1 लेस देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0, देन मॉड ऑफ x1 का मान बताइए, मॉड ऑफ x2 का बताइए इसका। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, मान बोलिए, S0,1 इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 लेस देन 1। चारों केस बन गए। अब इसकी ट्रेसिंग कराइए। जैसे ही आप ट्रेसिंग कराएंगे आपका काम खत्म हो जाएगा। कहाँ तक लिखा है आप लोगों ने? प्रूफ बस डलवाएं, हेडलाइन लिखिए, थोड़ा सा इसमें जगह खाली हो। प्रूफ में लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, लेट द ओपन स्पेयर with center at origin and radius 1 and radius 1
with respect to metric d1, with respect to metric d1 is defined as with respect to metric d1 is defined as, यहाँ से उतारिए, यहाँ से यहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिए हैं? अगर x का मान आप 0 ले लेंगी, x का मान 0 ले लेंगी तो d 0 हो जाएगा, मतलब आप सेंटर की ही बात कर रही हैं, इसलिए नहीं लिया गया है। नहीं, हम लोग सेंटर के अलावा बाकी सारे पॉइंट की बात कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट की जिसकी डिस्टेंस रेडियस से कम हो। कल का लेक्चर एक बार देख लीजिए, कल आइएगा ना तो मेट्रिक स्पेस का लेक्चर देख कर आइएगा, ठीक है। हमको नंबर अपना भी लिखवाएंगी ना आप, तो वो लिंक भेज देंगे सब उस पर मेट्रिक स्पेस का। जब तक एक बार पढ़ेंगे नहीं पहले का लेक्चर क्लियर नहीं होगा, बस उसको पढ़ती चलिएगा। लिखने का काम जो है नोट्स एक बार ज़ेरॉक्स से करिएगा, करा लीजिएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक बार पढ़ तो लीजिएगा कम से कम। कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई का कोई वो नहीं है ना। लिंक ले लीजिएगा, लिंक ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। घर पहुंच के हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम हमको लिंक भेज दीजिए, तो हमको पता रहेगा ये आपका नंबर है, लिंक भेज देंगे। हो गया? हो गया भाई आप लोगों का भी इक्वेशन तक? नीचे से लिखे, देन देयर आर फॉलोइंग 4 केसेस, देन देयर आर फॉलोइंग 4 केसेस, देन देयर आर फॉलोइंग 4 केसेस। अब समझ लीजिए, केसेस तो आप लोगों के समझ में आ गए, अब ट्रेसिंग सिखा रहे हैं। ये बताइए कि x और y अगर दोनों का पावर लीनियर हो तो किसका इक्वेशन मिलता है? स्ट्रेट लाइन का। आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट मीन्स x और y का लीनियर इक्वेशन किसका होता है? स्ट्रेट लाइन का। यहाँ x और y की जगह x1 x2 आ गया है, तो ये किसका इक्वेशन होगा? स्ट्रेट लाइन का। हमको काइंड ऑफ इन चारों स्ट्रेट लाइंस को ट्रेस करना है, ठीक। देखिए 2 डायमेंशन में हम स्टडी कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में एक एक्सिस है हमारी x1 और दूसरी एक्सिस है हमारी x2। चूँकि x1 x2 लिखे हैं, xy लिखे हैं, तो x पहला वाला इंडेक्स हॉरिजेंटल को बताता है, दूसरा वाला इंडेक्स वर्टिकल को बताता है, और ये हमारा हो गया ओरिजिन 0,0। सबसे पहले इसको ट्रेस करने चल रहे हैं। ट्रेसिंग का तरीका देखिएगा, हमारे पास है x1 प्लस x2 लेस देन 1, इसको हटा दीजिए, इक्वल टू 1, क्योंकि कभी भी किसी भी कर्व को ट्रेस करना होता है तो पहला प्रोसीजर होता है इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना, ठीक है। अब देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करने के लिए 2 बिंदु चाहिए होती हैं, वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है और वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। जब x एक्सिस को कट करती है तो y बराबर 0, y एक्सिस को कट करती है तो x बराबर 0। जब ये लाइन x1 एक्सिस को कट करेगी तो x2 बराबर 0, और जब ये लाइन x2 एक्सिस को कट करेगी तो x1 बराबर 0, ठीक। x2 को जैसे ही आप 0 कर देंगे, x1 का मान कितना आया? 1, और जैसे ही x1 को 0 कर देंगे, x2 का मान कितना आया? 1।
कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पहले x1 को लिखते हैं फिर x2 को लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पहले x1 को लिखते हैं और फिर x2 को लिखते हैं। एक पॉइंट क्या हुआ 1,0, दूसरा पॉइंट क्या हुआ 0,1, 1,0 ये रहा, 0,1 ये रहा, दोनों से ट्रेस करती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ये। ठीक, इस लाइन का इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। LPP में सिखाया गया था लेस देन 1 होता है तो इस लाइन के नीचे बात करते हैं, और ग्रेटर देन 1 होता है तो इस लाइन के ऊपर बात करते हैं, इक्वल टू 1 होता है तो इस लाइन पर बात करते हैं। हमारे पास क्या है लेस देन 1, तो लाइन के नीचे बात करेंगे। लाइन के नीचे मतलब ये, ठीक है। दूसरी लाइन को ट्रेस कराइए। दूसरी लाइन है हमारी देखिए, दूसरी लाइन है x1 माइनस x2 लेस देन 1। ट्रेसिंग कर रहे हैं तो इक्वल टू 1। जब लाइन x एक्सिस को कट करती है तो y बराबर 0, और जब लाइन x2 एक्सिस को कट करेगी तो x1 बराबर 0। जब x2 को 0 करेंगे तो x1 बराबर 1, जब x1 को 0 करेंगे तो x2 बराबर -1। पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x1 और x2 को, पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0, -1 को। तो एक पॉइंट है आपका, ये था आपका 1,0, ये था आपका 0,1। एक पॉइंट है आपका 1,0 और दूसरा पॉइंट है आपका 0,-1, मतलब नीचे की तरफ ये रहा 0,-1। इन दोनों से होती हुई लाइन को ट्रेस किया, ये रही लाइन। इस लाइन का इक्वेशन होगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। लेस देन है तो अंदर बात करेंगे, ग्रेटर देन होता तो बाहर बात करते, इक्वल टू होता तो लाइन पर बात करते। क्लियर। थर्ड इक्वेशन है आपका माइनस x1 माइनस x2 इज लेस देन 1। बीच में क्या लगा देंगे इक्वलिटी। जब लाइन x1 एक्सिस को कट करेगी तो x2 बराबर 0, और जब लाइन x2 एक्सिस को कट करेगी तो x1 बराबर 0। x2 बराबर 0 करेंगे तो x1 का मान -1, x1 को 0 करेंगे तो x2 का मान -1। इसको लिखेंगे तो -1,0, इसको लिखेंगे तो 0,-1। क्लियर। तो एक पॉइंट है आपका 0,-1, दूसरा पॉइंट है आपका 1,-1,0। ठीक, दोनों से होती हुई लाइन को ट्रेस कर दिया, ये रही हमारी लाइन। इस लाइन का इक्वेशन होगा -x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। लेस देन है तो इसके अंदर बात करेंगे। ठीक, लास्ट इक्वेशन है हमारा -x1 प्लस x2 लेस देन 1 का मतलब इक्वल टू 1। जब लाइन x1 एक्सिस को कट करेगी तो x2 बराबर 0, जब लाइन x2 एक्सिस को कट करेगी तो x1 बराबर 0। जैसे ही x2 बराबर 0 करेंगे x1 का मान -1, x1 बराबर 0 करेंगे तो x2 का मान 1। कोऑर्डिनेट लिखेंगे इसका, कोऑर्डिनेट लिखते टाइम वही प्रोसीजर, पहला आएगा -1,0 और दूसरा आएगा 0,1। 0,1 बना हुआ है, -1,0 बना हुआ है, इससे होती हुई लाइन को ट्रेस कर दिया। इक्वेशन है -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। लेस देन की बात करेंगे तो इसके अंदर स्टडी करेंगे। यही जो इंटीरियर एरिया आपको दिख रहा है यही ओपन स्पेयर है। इसका मतलब जो आपने D1 लिया था, D1 में ओपन स्पेयर काइट शेप में मिलता है, D1 में ओपन स्पेयर काइट शेप में मिलता है, और क्लोज्ड स्पेयर काइट शेप के अंदर प्लस काइट शेप की बाउंड्री, काइट शेप के अंदर प्लस काइट शेप की बाउंड्री। तो होता क्या है, ओपन और क्लोज में बस इतना अंतर होता है। ओपन जैसे ओपन इंटरवल बाउंड्री नहीं लेते हैं, क्लोज्ड में बाउंड्री लेते हैं। तो जो ओपन स्पेयर
कि बाउंड्री छोड़ने के बाद मिलता है वो ओपन स्पेयर, बाउंड्री लेने के बाद जो मिलता है वो क्लोज्ड स्पेयर। अगर इसकी बाउंड्री नहीं लेंगे, मतलब इस रेखा पे स्थित पॉइंट नहीं लेंगे, केवल अंदर वाला लेंगे, तो वो ओपन स्पेयर होगा। इसके बाहर वाला लेंगे, मतलब बाउंड्री भी लेंगे, तो वो क्लोज्ड होगा। ये जो मिला है यही है हमारा ओपन स्पेयर विथ सेंटर 0 रेडियस 1, किस मैट्रिक के रिस्पेक्ट में? D1 के। क्लियर है? बनाइए, उतार लीजिए केस 1 2 3 4 डायग्राम। कल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाएंगे आपको, आप ये ज़रूर से अपना पहले का पढ़ करके आइएगा, है ना, तो वरना आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। और वो थ्योरम मतलब इसकी जान है, जान का मतलब हर जगह यूज़ होगा, इतनी बार यूज़ होता है कि वो एकदम ज़बानी आप लोगों को रट जाता है कि हाँ ऐसा कोई थ्योरम हमने पढ़ा था, इतना ज़्यादा यूज़फुल थ्योरम है। अगले साल से मेरा कोचिंग राज टॉकीज़ के सामने चलेगा, विजय चौराहे पर राज टॉकीज़ है। चौराहे से इधर बढ़ते हैं तो चौधरी आता है, सीधे चले जाते हैं तो राज टॉकीज़ आता है, उसी के सामने, उसी के ठीक सामने विजय टॉकीज़ के सामने बगल से जो गली नहीं गई है, मछली वाला बिकता है, चले जाएंगे, उसमें 8-10 कदम चलेंगे तो राज टॉकीज़ आएगा। अब टूट चुका है, पहले था, ठीक उसी के सामने चलेगा। इस साल वहीं शुरू करते, इस साल हम अपना ही शुरू करते, लेकिन कोविड के कारण मंथ ख़त्म हो गया था। अचानक से ही हुआ कि एक दिन 3-4 बच्चे कई दिन से परेशान कर रखे थे हम कि चलो घर से ही पढ़ा देते हैं, और वो करते करते इतना बढ़ गया, तो वहीं पे चलेगा। उसी की ये टीम तैयार हो रही है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, यही सब टीम पूरी उतरेगी वहाँ पर। कॉम्प्लेक्स ना, क्यों बाकी नहीं पढ़ेंगी क्या मैथ्स का? जो सर आएंगे ना उनसे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो उनसे एक समय ले लीजिएगा कि सर आज आप 15 मिनट पहले आ जाएंगे या 15 मिनट तक रुक जाएंगे क्या, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंट का किया हुआ, जैसे अभी हमसे कोई कहेगा कि बता दो, तो 8 साल में सिलेबस उसका चेंज हो गया। हम 8 साल 2012 में दिए थे, तब मेरा क्वालिफाई हुआ था, तो हमको थोड़ा धुंधला रहे, मतलब हम बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे। उनका भी जस्ट क्वालिफाई हुआ है, तो उनको बहुत अच्छे से पता, बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। तो सर से दिल्ली से किए थे, तो उनसे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। और वो CSIR के बच्चों को पढ़ाते भी थे, ठीक है, तो उनसे आप हेल्प ज़रूर लीजिएगा। जैसे वो आपको कॉम्प्लेक्स भी अच्छा होगा, अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर में, वो भी अच्छा है उनका। कॉम्प्लेक्स, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये सब उनका स्ट्रॉन्ग है, वही आता ही है। वही तो बोल रहे थे कि बहुत खुशी खुशी कह रहे थे हम तो कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स लिए हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका और ऑप्शनल पेपर LPP लिए हैं, और कहते हैं मैं डायनेमिक्स बांट लेंगे, मैम डायनेमिक्स आधा आधा कर लिया जाए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सेक्शन वो पढ़ाएंगे डायनेमिक्स में, दूसरा वाला हम पढ़ा देंगे। दरअसल हमको कोई भी पेपर पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है, तो हम पहले सामने वाले को ऑप्शन दे देते हैं कि आपको जो लेना है आप अपना ले लीजिए, दूसरा हम ले लेंगे। क्योंकि मेरा MSc बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, MSc BSc, तो हमको मतलब सच पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेपर हम पढ़ा लेंगे। कोशिश हम ये करते हैं कि टफ़ पेपर हम उठा लें ताकि सामने वाला थोड़ा रिलैक्स रहे। भाई हमको तो पढ़ाना ही झक मार के संस्था मेरी है, तो
पढ़ाएंगे, आधा पढ़ाएंगे वो। चलिए देखा जाएगा, देखते हैं। बीस तारीख तक आपका कोर्स दिवाली तक अच्छा खासा बाइंड अप हो जाएगा। मतलब जो आपको मेहनत करनी है वो 20 तक करनी है, उसके बाद आप रेगुलर 1-1 घंटा भी पढ़ेंगे, मतलब 1 घंटा ये 1 घंटा वो, आराम से कोर्स कंप्लीट होगा। जो एक्स्ट्रा हम पढ़ाएंगे हम 20 के पहले ही पढ़ा के बाइंड अप कर देंगे, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हम कह रहे हैं जिसको एडमिशन लेना है वो अब ले ले, क्योंकि एक्स्ट्रा हम अभी चलाएँगे, बाद में नहीं चलाएँगे। हम खाली हैं, आप लोग खाली हैं, हम लोग का तो कोई बात नहीं है। आप लोगों के ऊपर अभी कोई प्रेशर नहीं है, बाद में आप लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। पढ़ना भाई आप ही लोगों को है, हम लोग को तो केवल डिलीवर करना है। चार घंटा यूनिवर्सिटी चले भी गए तब भी उसके बाद हम लोग के पास बहुत समय, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा बाद में। हो गया भाई, लिखिए नीचे से केस 4 के। हाँ मतलब डायग्राम बना के लिख लीजिए या डायग्राम के पहले लिख लीजिए, वो बस 2 लाइन लिखनी है कि क्या मिलेगा। लाइन पे लगा भी सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि हमको ना बाहर के हिस्से का काम ही नहीं है, हमको तो केवल अंदर के हिस्से का काम है। हाँ ओपन स्पेयर में, और क्लोज्ड स्पेयर में भी बस हम ये बाउंड्री ले लेते हैं और इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर एरो लगाते हैं तो इसका मतलब होता है लाइन कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, लेकिन हमको इन सब का काम ही नहीं है, हमको तो केवल शेडेड पोर्शन का काम है। ठीक है, लिखिए नीचे से, देयरफॉर ओपन स्पेयर इन दिस केस, therefore open sphere in this case, therefore open sphere in this case is the interior point, sorry, is the interior of the square, is the interior of the square, is the interior of the square bounded by the 4 lines, bounded by the 4 lines, bounded by the 4 lines as mentioned in, as mentioned in case 1, 2, 3 and 4, as mentioned in case 1, 2, 3 and 4। हो गया, बस बाकी नेक्स्ट चलते हैं।